देन आता है कि लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमा जो होते हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो लिम्फोब्लास्टिक लिम्फोमाज मीन्स दैट के जिसमें आपके लिम्फोब्लास्ट होंगे, ठीक है। मीन्स दैट जो आपके स्टेम सेल्स हैं उन्होंने दो कैटेगरीज में जाना था, माइलॉइड और लिम्फॉइड, ठीक है। अब ये लिम्फॉइड वाली कैटेगरी में चले गए हैं तो वहाँ पे कैंसर बनना शुरू हो गया लिम्फोमाज की फॉर्म में, मास की फॉर्म में, ठीक है। तो दैट कैन बी द ALL, दैट कैन बी, ठीक है, बी लिम्फोब्लास्ट का हो सकता है, टी लिम्फोब्लास्ट का हो सकता है, ठीक हो गया। तो अब वो सबसे पहले कह रहे हैं कि कौन से इसके जो है वो फीचर्स होते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो मीडियस्टाइनल मास बनता होता है, जो TALL होता है ना, TALL, ठीक है, उसमें मीडियस्टाइनल मास बनता है बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन विद द थाइमस की इनलार्जमेंट की वजह से, ठीक है। तो TALL जो होता है उसमें तो मास बनता ही बनता है ना, ठीक है। उसके बाद आता है कि यूजली एक्सप्रेस द बी सेल फिनोटाइप, कि बी सेल फिनोटाइप जो है वो एक्सप्रेस करते हैं ज़्यादातर, मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डेवलपिंग एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के हाई चांसेस होते हैं। हाँ, तो ये फ्रीक्वेंसी तो इनकी होती है ALL की, मतलब कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जो होता है इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती ही है। पोटेंशली क्योरेबल इन द यंग एडल्ट्स, तो एसिड फॉस्फेटेज पॉजिटिविटी, तो ये सारे जो है इन्होंने दिए हुए हैं। इसमें से मैं आपको बताती हूँ फिर। अच्छा, इसका ये है कि ये एक्सप्रेस करते हैं, बी सेल फिनोटाइप ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, इसका ये आंसर होना चाहिए ना, मतलब कि ये इसकी कैटेगरी में आता है बिकॉज जो BALL होता है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप होती है ALL की ना, तो बी सेल फिनोटाइप जो है वो ज़्यादा होती है, ये इसका होना चाहिए आंसर ना। और हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ डेवलपिंग द ALL, ठीक है, ये होता है। उसके बाद एसिड फॉस्फेटेज पॉजिटिविटी आती है इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ बोन मैरो का कोई, मतलब बोन के अंदर से ये इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियली क्योरेबल इन द यंग अडल्ट्स, ठीक है, तो हमने डिस्कस किया था कि इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है इन केस ऑफ द यंग अडल्ट्स, क्योंकि उनमें जो है ना क्या होता है कि 922 की ट्रांसलोकेशन होती है। जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है, ये हमने देखा था। तो इसका ऐसा जो है ना आंसर होना चाहिए, मतलब D होना चाहिए ना इसका, क्योंकि इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है एडल्ट्स में, चिल्ड्रन में इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। फिर आता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, विद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कौन सा होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं जिसमें एक्चुअली क्या हो रहा होता है, ट्रांसलोकेशन होती है हमारे जो है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, इसमें ट्रांसलोकेशन होती है इसकी 922 ट्रांसलोकेशन होती है ना। तो 922 एक तो हमारे जो है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में होती है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में होती है, और दूसरा जो है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में होती है। तो आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया इन्होंने लिखा हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होगा। फिर आता है फॉलोइंग टेस्ट इज एम्प्लॉयड इन द डायग्नोसिस ऑफ द हिमोलाइटिक एनीमिया, तो हमने पहले भी देखा था कूम्स टेस्ट होता है। मोस्ट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, और बाकी देखें कि कोई इसमें से मैच नहीं हो रहा। फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया एक्सेप्ट, तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो सकता है, फॉलेट की डेफिशिएंसी से हो सकता है, क्रोहन्स डिजीज़ की वजह से हो सकता है, बिकॉज वी नाउ दैट क्रोहन्स डिजीज़ मेनली अफेक्ट्स द इलियम, और इलियम के लेवल पे ही हमारे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये प्रॉब्लम आएगी। और पर्नीशियस एनीमिया में आपको पता है इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं पैराइटल सेल्स के अगेंस्ट, तो विटामिन B12 जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसकी वजह से हमारा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता, इसमें हमारा माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है, ठीक है। द सेल्स ऑफ द CLL मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू दोज ऑफ, ये हमने पहले भी किया था कि स्मॉल जो हमारे लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा होता है उसमें एग्जाम्पल करे होते हैं, हम डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ proliferative zones in the smart cell, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है 19 ईयर्स ओल्ड हाउस वाइफ है, पैलड है, इजीली फटीग हो रही है, उसको हीमोग्लोबिन उसका कम हुआ हुआ है, MCV उसका जो है थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, 70 तक गया हुआ है, MCH उसका थोड़ा सा कम हुआ हुआ है, MCHC उसका ऑलमोस्ट नॉर्मल है, ESR उसका जो है वो 85 मिलीमीटर्स फर्स्ट ऑवर WG है, और दिस पिक्चर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय, मतलब उसको ऐसा हीमोग्लोबिन हुई है उसकी कम, ठीक है। उसका जो ऐसा क्या हो रहा है, मतलब MCV उसका कम हुआ हुआ है, ठीक है। और तो ये आपका जा रहा है किसकी तरफ, आपका आयरन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी ऐसा जो है उसमें मतलब हम अगर कंसिडर करें
तो वैसे तो इसका आपको लग रहा है कि इसमें दोनों में ही मतलब हीमोग्लोबिन लेवल कम है, माइक्रोसिटिक हैं। तो माइक्रोसिटिक आपके एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ में भी होते हैं, आपका जो है वो थैलेसीमिया में भी होता है, ठीक है, लेकिन और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी हो रहा होता है, लेकिन ऐसा सच उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ आपको नहीं बताया ना, तो आप फिर इसको आयरन डेफिशिएंसी की कैटेगरी में रख लें, ठीक है। ईजिली फटीग हो रही है, पैलर हो रहा है, हीमोग्लोबिन कम है, MCV उसका कम है और सब कुछ ना, तो आप उसको इसकी कैटेगरी में रख लें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कैटेगरी में, ठीक है। 19 ईयर्स ओल्ड, हाउस वाइफ है, क्योंकि वही ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद 70 ईयर्स ओल्ड रिटायर्ड ऑफिसर हैविंग क्रोनिक गैस्ट्रिक अपसेट प्रेजेंट विद द पेलर एंड बॉडी एजेस, हिज हीमोग्लोबिन उसका कम हुआ है, ठीक है। MCV उसका जो है वो थोड़ा सा मतलब बल्कि बहुत ही ज़्यादा हुआ है, ठीक है, 100 से ज़्यादा हुआ है। MCH उसका तकरीबन नॉर्मल है, MCHC तक नॉर्मल है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट रेलेवेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। तो ये हमने पहले भी देखा था कि मैक्रोसाइट्स हैं, तो आपने फिर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड वगैरह को देखना है कि उसकी डेफिशिएंसी वगैरह, ठीक है। क्योंकि गैस्ट्रिक अपसेट है, इट मीन्स दैट देयर सम काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, ठीक है, इन द पाथवे, जिसकी वजह से हो रहा होगा कुछ इस तरह से। 45 ईयर्स ओल्ड बस ड्राइवर है प्रेजेंटेड द पैलर एपिस्टेक्सिस एंड रिपीटेड थ्रू आउट इन्फेक्शंस, हीमोग्लोबिन उसका देखें 6 हुआ है, वाइटामिन कैरी WBCs उसके 2.5 × 10⁻³ है, प्लेटलेट्स उसके इतने नॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल है। तो बेस्ट डिस्क्राइब्ड किससे होगा? पेल हुआ है ना, पेल मीन्स के उसको उसके RBCs कम है, मतलब पेल मीन्स के उसकी SH एनीमिया है, ठीक है। और हेपिस्टेक्सिस मीन्स के उसके प्लेटलेट्स भी कम है, थ्रू आउट इन्फेक्शंस मीन्स उसके WBCs भी कम है, ठीक है। तीनों चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है। नॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल है, तो तीनों चीज़ें ख़राब हैं। दिस इज़ एक्चुअली द एप्लास्टिक एनीमिया, हम इसको कैटेगरी करेंगे। लेकिन इन्होंने दूसरा दिया हुआ है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, तो ऐसा जिसमें कोई मेगलोब्लास्टिक एनीमिया की कैटेगरी में नहीं आएगा, पर्निशियस एनीमिया की भी नहीं आएगा, हाइपरस्लिपिनिज्म में भी नहीं आएगा, पैनसाइटोपिनिया हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वी विल टेक दिस इन द मतलब एप्लास्टिक एनीमिया नॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल, मतलब आपका कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। पैनसाइटोपिनिया जो होता है ना, एज सच एक कोई बेस्ट डिस्क्राइब जो है ना, ये इसका एप्लास्टिक एनीमिया ही रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर बीटा थैलेसीमिया माइनर? तो बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होगा, जिसमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओगे, ब्लड कंप्लीट पिक्चर लोगे, सीरम फेरेटिन नहीं करवाओगे, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर फिल्म एग्जामिनेशन, रेड RBCs इंडेक्स। तो ऐसा जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, बीटा थैलेसीमिया जेनेटिक बेस्ड है सारा, ठीक है। मीन्स दैट देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ बीटा थैलेसीमिया माइनर कैन बी दिस बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि आपके हीमोग्लोबिन चेंज हो गया है, तो आप सिकल सेल एनीमिया में भी आप जब हीमोग्लोबिन चेंज हो जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हो, और इलेक्ट्रोफोरेसिस इस केस में भी आप करवाओगे, जिसमें आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन जो आपका A वाला होगा वो आपका ड्रॉप किया होगा, और बाकी जो A2 वाले होंगे और F वाला होगा उनकी इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा हीमोग्लोबिन कम है। तो ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है, ठीक है। एक्यूट ल्यूकीमिया इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? एक्यूट ल्यूकीमिया क्या होता है कि जिसमें आपके ब्लास्ट जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और आपकी जो बाकी उस साइड में माइलॉइड कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो बताया हुआ है वो यही होगा कि ब्लास्ट आपके 20% से ज़्यादा है, ठीक है। ये आपके पैथोमा में एक्यूट ल्यूकीमिया के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि एक्यूट ल्यूकीमिया हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें आपके ब्लास्ट जो होते हैं इमेच्योर सेल्स वो 20% से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, 20% या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, और जो आपके बाकी उस कैटेगरी के सेल्स होते हैं दूसरी लीनिएज के, एरिथ्रोपोइसिस, RBCs, प्लेटलेट्स, ठीक है, वो सारे कम हो जाते हैं। तो डिप्रेस्ड एरिथ्रोपोइसिस, मेगाकैरिटोपोइसिस विद ब्लड, ठीक है, और बोन मैरो ब्लास्ट 20% से ग्रेटर, ठीक है। 28 years male has hemoglobin of 19.9 मीन्स इंक्रीज हुआ हुआ उसका हीमोग्लोबिन, ठीक है।
WBCs उसके 12.2 हैं, प्लेटलेट्स उसके 260. द मोस्ट लाइकली अंडरगोइंग म्यूटेशन एक्सपेक्टेड इन दिस पेशेंट इज़ दैट इज़ द JAK2 म्यूटेशन. मीन्स हीमोग्लोबिन उसका ज़्यादा है, मीन्स उसके जो हैं आपके पोलीसाइथीमिया की तरफ ये जा रहा है, क्योंकि उसके बाकी चीज़ें जो हैं वो भी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं. पोलीसाइथीमिया में आपका JAK2 काइनेज म्यूटेशन आता है. ठीक है, BCR एबल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है क्रोनिक माइलॉइड में होता है वो, उसमें RBCs के ऊपर ऐसा इफेक्ट नहीं आ रहा होता, और ये बाकी भी ऐसा नहीं होंगे. अच्छा, अब ये जो है ना माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें ना आपका जो पोलीसाइथीमिया वेरा होता है ना, इसमें आपका JAK2 काइनेज म्यूटेशन आती है. एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिसमें प्लेटलेट ज़्यादा होते हैं उसमें भी JAK2 की म्यूटेशन आती है. ठीक है, और जो माइलोफाइब्रोसिस होती है जिसमें मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा हो जाते हैं उसमें भी JAK2 काइनेज की म्यूटेशन आती है. ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर हीमोग्लोबिन उसका जो है वो मतलब ज़्यादा है. ठीक है, और RBCs जो है वो ऐसे ज़्यादा हैं. ठीक है, तो हाली सिर्फ उसके न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स अगर नहीं है तो हम BCR एबल की तरफ चले जाते हैं. लेकिन यहाँ पे क्योंकि RBCs ज़्यादा हैं तो वी आर कंसिडरिंग इट द सम काइंड ऑफ पोलीसाइथीमिया वेरा, तो उसमें JAK2 की म्यूटेशन आती है. ल्यूकोसाइट अल्कलाइन फॉस्फेटेज स्कोर्स आर एलिवेटेड इन, ये हमने पहले किया था. 7 years old boy came to your clinic with severe anemia. He is on regular transfusion when he was 6 months old. ठीक है, 6 महीने का था तब से उसको ट्रांसफ्यूजन्स मिल रही हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन reveals this splenomegaly along with the typical facial features such as frontal bossing हो रही है उसे, प्रोमिनेंट मैलर एविडेंस है, स्लेट स्किन है. तो क्या होगा, तो ये बीटा थैलेसीमिया मेजर है. तो बीटा थैलेसीमिया मोस्ट इसका जो है ना इम्पॉर्टेंट मतलब कि मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया जो होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है. ठीक है, और ये सारे जो फीचर्स हैं स्प्लिनोमेगैली और फेशियल फीचर्स ज़्यादा हुए होना, ये सारे आपके किस तरफ लेके जा रहे होते हैं कि पेशेंट का जो फेस है वो चिपमंक फेसेस हो गई है ये सारी ना. और उसको अब चिपमंक फेसेस जो होता है या एज सच हेयर ऑन एंड अपेरेंस जो स्कल के ऊपर आ रही होती हैं इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस की वजह से, वो हमारी सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट में भी होता है, वो थैलेसीमिया के पेशेंट्स में भी होता है. लेकिन यहाँ पे हमने जो कंसिडर करना है वो ये कि पेशेंट को क्या हो रहा है, वो ट्रांसफ्यूजन्स ले रहा है. ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन जो होती हैं वो बीटा थैलेसीमिया मेजर का जो बच्चा होता है ना वही ले रहा होता है मोस्टली. ठीक है, 6 महीने से ले रहा है. तो ये क्या है कि बीटा थैलेसीमिया मेजर. ठीक है, पेशेंट विद स्फीयर एनीमिया हैज़ अ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर विद ओवल मैक्रोसाइट्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, डिक्रीज प्लेटलेट्स. तो कौन सा होगा, विटामिन B12 या फॉलेट. ठीक है, इसमें ही मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है. ओवर रॉड्स आपको किस में मिलते हैं, याद है AML. ठीक है, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया. ओवर रॉड्स एक्चुअली जो उनके ग्रैन्यूल्स होते हैं ना ग्रैन्यूलोसाइट्स के, ठीक है, एज़िरोफिलिक ग्रैन्यूल्स उनको कहते हैं, उनकी कलेक्शन हो जाती है. तो ये हमें उसमें ही मिलेंगे ना माइलॉइड वाली में, और एक्यूट में मिलते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, MCQ इम्पॉर्टेंट है. 62 years old man presents with a pallor, fatigue, dyspnea, हीमोग्लोबिन उसका कम हुआ है. ठीक है, रूमेटाइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, MCV उसका नॉर्मल है. ठीक है, MCH उसका 30. ठीक है, तो ये कौन सी टाइप का एनीमिया होगा, दिस इज़ एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिसऑर्डर बिकॉज ही इज़ सफरिंग फ्रॉम रूमेटाइड आर्थराइटिस विच इज़ एक्चुअली सम काइंड ऑफ क्रोनिक डिसऑर्डर. कोई उन्होंने आयरन डेफिशिएंसी का आपको नहीं बताया, मेगलोब्लास्टिक होगा नहीं, हिमोलाइटिक नहीं, एप्लास्टिक नहीं. ठीक है, तो इस तरह से 6-year-old boy came to your clinic for increasing pallor. 2 days earlier he was given antimalarials for the high grade fever. Reticulocytes count is high and hemoglobinuria is present. तो क्या होगा पेशेंट को, उसको एंटी मलेरियल्स दिए गए थे हाई ग्रेड फीवर की वजह से, रेटिकुलोसाइट उसका ज़्यादा हुआ है, हीमोग्लोबिन यूरिया है उसको. ठीक है, हीमोग्लोबिन यूरिया इट इज़ अ मेन थिंग. हीमोग्लोबिन यूरिया किस में होता है, किस कैटेगरी में आता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस में. मीन्स उसके RBCs टूट रहे हैं.
ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में जाएगा? इसमें मैगलोब्लास्टिक एनीमिया में कोई इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस एज सच नहीं होती, एप्लास्टिक एनीमिया में भी नहीं होती, आयरन डेफिशिएंसी, क्रोनिक रीनल फेलियर इज़ नॉट लिंक्ड विद इट। हम हमें फाइंड करना है कि ये G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है, और वो कैसे है, मतलब एंटी मलेरियल्स के साथ इसका क्या लिंक है ना। मीन्स एंटी मलेरियल इज समथिंग कि उसको मलेरिया का जो है ना सीन है, G6PD डेफिशिएंसी। आपका जो पेज नंबर है 50, ठीक है, उसमें 50 पैथोमा का है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है। देखिए आपके पैथोमा से MCQ सॉल्व होते हैं, मतलब कि आप अगर रॉबिन्स को SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना और आप उसको पैथोमा को MCQs के लिए एक दफ़ा रीड कर लें तो आपके बहुत से MCQ सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज पॉइंट्स क्लियर होते हैं यहाँ से। तो मैं तो यहाँ से देख के आपको MCQs के आंसर जो है मोस्टली बता रही होती हूँ। तो ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है, क्लियरली बताया हुआ है कि जो G6PD डेफिशिएंसी होती है उसमें कॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ठीक है, आपको G6PD डेफिशिएंसी का पता है ना कि जिसमें G6PD नहीं होता इंजाइम, और उसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारे RBCs को किल करते जाते हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कब ज़्यादा होता है? जब पेशेंट फावा बीन्स खाता है, सल्फा ड्रग्स यूज़ करता है, या प्रीमा क्वीन यूज़ करता है, डेप्सोन यूज़ करता है, इस तरह की चीज़ों से ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस and resulting in the hemoglobinuria. 3 years old boy, ख़त्म होने वाला है। 3 years old boy came to your clinic with a history of repeated transfusions, ठीक है, physical examination reveals the anemia and splenomegaly. His peripheral blood smear shows hypochromic microcytic anemia with marked ankylocytosis and poikilocytosis. His HbAF is raised. अच्छा, अब उसको ट्रांसफ्यूजन्स मिल रही हैं, पहली बात। दूसरी, उसको स्प्लिनोमेगैली हुई भी है। तीसरा, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया है। हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक एनीमिया में आपके सिकल सेल डिजीज़ तो निकल जाता है ना। सिकल सेल डिजीज़ जो होती है ये आपकी इस कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके जो है आते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्रोनिक एनीमिया जो है क्रोनिक डिजीज़ जो होती है उसके रिजल्ट में एनीमिया, और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है, ये इस कैटेगरी में आते हैं। सिकल सेल तो आते ही नहीं है ना, ये तो निकल गया इसी वजह से, ठीक है। उसके बाद एनिकोसाइटोसिस एंड पोइकिलोसाइटोसिस। एनीसोसाइटोसिस जो होता है ना, ये आपके पोइकिलोसाइटोसिस ये आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया में भी मिल रहे होते हैं, ठीक है, मींस डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के सेल्स मिल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया के पेशेंट्स में भी मिल रहे होते हैं। तो इसमें मोस्ट कैटेगरीली मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका जो है जाएगा बीटा थैलेसीमिया मेजर में। हाली थैलेसीमिया भी नहीं होगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर भी नहीं होगा। इतनी ट्रांसफ्यूजन्स उसको मिल रही हैं, और जो है बहुत ज़्यादा निकोसाइटोसिस, बहुत ज़्यादा नीसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस हुई हुई है, और HbF उसका रेज्ड हुआ है, ठीक है। सो इट विल बी द बीटा थैलेसीमिया मेजर। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो CML में आपको मिलता है, और मैंने आपको बताया था कि एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में भी आपको मिल रहा होता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन विच ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, इट इज़ बिटवीन द 9 and 22 क्रोमोसोम्स। BCR एबल की जीन होती है ये, इसका दूसरा नाम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। 72 years old man presents with increasing fatigue. फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें मल्टीपल इनलार्ज नॉन टेंडर लिम्फ नोड्स मिल रहे हैं, इनलार्ज लिवर स्प्लीन है। लैब एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड रिवील्स द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया and a slightly decreased platelet count and leukocyte count of 72,000 per microliter. Examination of the peripheral smear reveals a marked increase in the number of mature-looking lymphocytes and many smudge cells. तो इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट पढ़ने के आखिर में आपको स्मज सेल्स मिल रहे हैं। तो अगर आपने याद किया हो ना कि स्मज सेल्स क्या होते हैं, तो आप उसी वक्त जो है वो अपने माइंड में लेके आ सकते हैं कि जो क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है उसमें आपका स्मज सेल्स मिलते हैं, ठीक है। बाकी आपने ना भी आप पढ़ो, अगर तो ना भी पढ़ो ना, तो फिर भी ये आपका जो है ना आ जाता होता है इसमें,
ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड MCQs फ्रॉम दिस PDF.